हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम फोर्स और उसके जो नियम हैं, उसके जो लॉज हैं, उसके बारे में डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि फोर्स क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन करेंगे कि व्हाट इज़ फोर्स। तो व्हाट इज़ फोर्स? फोर्स इज़ अ पुश और पुल दैट आइदर change the state of objects or try to change the state of object। फोर्स एक तरह की पुश या पुल है, मीन्स धक्का या उसे खींचना। जब हम किसी चीज़ को खींचते हैं या उसे धकेलते हैं तो हम उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। वो फोर्स क्या करती है? वो या तो ऑब्जेक्ट की जो स्टेट है उसको बदल देती है या फिर उसको बदलने की कोशिश करती है। ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही जो उसकी स्टेट है वो चेंज हो जाएगी। हो सकता है कि उसकी स्टेट जो है वो चेंज ना भी हो। जैसे कि अगर हम दीवार को धकेलना शुरू कर देंगे तो दीवार पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन वहाँ पे हम फोर्स तो लगा रहे हैं। हम उसको दीवार को पुल कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, सॉरी पुल नहीं कर रहे हैं, उसको पुश कर रहे हैं दीवार को, लेकिन दीवार पे उसका कोई इफेक्ट नहीं है। तो इसीलिए हम कहते हैं फोर्स इज़ अ पुश और पुल दैट आइदर चेंज और ट्राई टू चेंज। या तो वो चेंज कर देगा उसकी स्टेट को या फिर उसकी स्टेट को चेंज करने की कोशिश करेगा। तो फोर्स क्या है? फोर्स एक तरह का पुश या पुल है जो कि ऑब्जेक्ट पे, जिस पे हम फोर्स लगा रहे हैं, जिसको हम धकेल या धक्का मार रहे हैं, उस चीज़ की स्टेट को चेंज या तो कर दे या करने की कोशिश करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएं, अगर उसकी शेप चेंज हो रही है तो हम उस पर फोर्स लगी हुई है हमारी। जैसे कि अगर हम डो बना रहे हैं, आटा गूंद रहे हैं, तो उस पर हम जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी शेप जो होती है वो चेंज होती रहती है। जो हमारी टेनिस बॉल होती है उसको पे जब हम फोर्स लगाते हैं, उसको जब हम दबाते हैं तो उसकी शेप चेंज हो जाती है। तो फोर्स क्या करता है? ये ऑब्जेक्ट की स्टेट्स को या तो चेंज करता है या फिर चेंज करने की कोशिश करता है। फोर्स क्या क्या कर सकता है? ये किसी चीज़ की शेप को चेंज कर सकता है, उसकी मोशन को चेंज कर सकता है। अगर वो रेस्ट में है तो उसे मोशन में ला सकता है, अगर मोशन में है तो उसे रेस्ट में ला सकता है, और उसकी जो शेप है उसको बदल सकता है, उसके साइज़ को बदल सकता है। तो फोर्स जो है ये किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट्स को चेंज कर सकता है या फिर करने की कोशिश कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है फोर्स इज़ अ पुश और पुल दैट आइदर चेंज। यहाँ पे ये पीछे वाला जो बॉय है ये क्या कर रहा है? ये ऑब्जेक्ट को धकेल रहा है इस डायरेक्शन में, मीन्स ये इसको पुश कर रहा है, और ये वाला बॉय जो है इसको पुल कर रहा है। तो ये वाला जो होगा ये पुश कर रहा है और ये वाला जो है ये उसे पुल कर रहा है। पुल मीन्स खींचना, पुश मीन्स उसे धकेलना। ऐसे ये वाला उसे पुश कर रहा है, ये वाला उस ऑब्जेक्ट को पुल कर रहा है। उसके बाद फोर्स कब होता है? जब हम उस ऑब्जेक्ट को टच करेंगे। जब तक हम किसी ऑब्जेक्ट को टच नहीं करते तब तक हम उस पर फोर्स नहीं लगा सकते। मीन्स कॉन्टैक्ट ज़रूरी है फोर्सेस के बीच में। फोर्सेस दो तरह के होते हैं। एक फोर्सेस तो वो होते हैं जिनमें कॉन्टैक्ट ज़रूरी होता है, और सेकंड टाइप के फोर्स वो होते हैं जिनमें कॉन्टैक्ट ज़रूरी नहीं होता है। वो हायर लेवल पे हो जाता है। जैसे कि ग्रेविटेशन एक ऐसा फोर्स है जिसमें कॉन्टैक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जब हम अपनी मसल्स की हेल्प से फोर्स लगाते हैं तो उसके लिए कॉन्टैक्ट होना ज़रूरी है। हम जिस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाना चाहते हैं उस ऑब्जेक्ट के साथ हम किसी न किसी तरह से जुड़े होने चाहिए। जैसे कि हमारी इस पिक्चर में ये पर्सन जो है खड़ा होकर बोल रहा है इस बॉक्स को कि मूव। इसके बोलने से या इसके इशारा करने से ये जो ऑब्जेक्ट है ये मूव करना शुरू नहीं करेगा, क्योंकि इस पर्सन और ऑब्जेक्ट के बीच में, बॉक्स के बीच में कोई भी डायरेक्ट टच नहीं है। जब तक ये दोनों आपस में टच नहीं करेंगे, आपस में एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, तब तक जो है ये ऑब्जेक्ट मूव करना नहीं शुरू करेगा। जैसे कि यहाँ पे क्या है? ओनली फोर्स हैज़ द एबिलिटी टू चेंज द मोशन। जब ऑब्जेक्ट जो है इस पे, ये पर्सन जो है इस पे फोर्स अप्लाई करेगा, तब जो है ये
मूव करना शुरू हो जाएगा। किस डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये पर्सन किस डायरेक्शन में से पुश कर रहा है? ये इस डायरेक्शन में से पुश कर रहा है, तो हमारी जो मोशन होगी बॉक्स की वो भी इसी डायरेक्शन में होगी। जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करेंगे उसी डायरेक्शन में हमारी मोशन भी होगी। अगर यहाँ से हम इसे पुश करते तो मोशन इस तरफ होती। तो हमेशा जो ऑब्जेक्ट की मोशन है वो उसी डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में हम उस पर फोर्स को अप्लाई करते हैं। तो हमारा जो फोर्स है, सिर्फ फोर्स के पास ही जो एबिलिटी है किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को चेंज करने में। बिना फोर्स के हम किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मोशन है उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। जब तक हम फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो उसी स्टेट में रहेगा जिस स्टेट में है। अगर वो रेस्ट में है, जैसे कि इस स्टेट में, इस वाली पिक्चर में ये बॉक्स जो है ये रेस्ट में पड़ा है और ये रेस्ट में ही रहेगा जब तक कि ये पर्सन इस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेगा। जैसे ये पर्सन इस पर फोर्स अप्लाई करेगा बॉक्स पे, ये बॉक्स मूव करना शुरू कर देगा इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन ये है, तो मोशन की डायरेक्शन भी। नेक्स्ट है हमारे पास बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। बैलेंस फोर्सेस क्या होते हैं? व्हेन द अप्लाइड फोर्सेस ऑन द ऑब्जेक्ट आर इक्वल एंड ऑब्जेक्ट रिमेन इन इट्स ओरिजिनल स्टेट, द फोर्सेस आर नोन एज द बैलेंस्ड फोर्स। जब हमारे जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं वो इक्वल होंगे। इसमें इक्वल बात याद रखने वाली है कि जब फोर्सेस इक्वल होंगे तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में रहेगा, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा, उसको हम बोलेंगे बैलेंस्ड फोर्स। कैसे होता है ये? फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, हम इस पर एक फोर्स इधर से लगा रहे हैं और एक फोर्स इधर से लगा रहे हैं। जब ये दोनों फोर्सेस इक्वल होंगी, जितना फोर्स हम इधर लगा रहे हैं उतना ही फोर्स हम इधर भी लगा रहे हैं। ये इस डायरेक्शन में फोर्स कर रहा है और ये इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। जब ये दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं करेगा, वो उसी जगह पे रहेगा जैसे वो था। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि जो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वो उसे इस डायरेक्शन में मूव करना चाहेगा, और जो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वो इसे इस डायरेक्शन में मूव करना चाहेगा। अगर ये दोनों इक्वल हैं, मीन्स जितना ये है उतना ही ये है, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, जिसके कारण ये दोनों आपस में कैंसिल ही हो जाएंगे और ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो उसी जगह पे पड़ा रहेगा जैसे वो पहले था, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो बैलेंस फोर्सेस में हमारे जो अप्लाइड फोर्सेस है दोनों तरफ से वो इक्वल होने चाहिए, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं करता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा unbalanced force. When the applied forces are not equal and the object move in the direction of the greater force, the forces are known as the unbalanced forces. जब हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो इक्वल नहीं होंगे तब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करेगा। किस डायरेक्शन में मूव करेगा? उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन का फोर्स जो होगा वो बड़ा होगा। फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास, इसको मैं इधर एक फोर्स से धकेल रहा हूँ और इसे इधर से भी एक फोर्स लगा रहा हूँ। अगर ये फोर्स 10 है और ये फोर्स 20 है तो क्या होगा? इस फोर्स के कारण ये ऑब्जेक्ट इधर को मूव करना चाहेगा, इस फोर्स के कारण ये ऑब्जेक्ट इधर को मूव करना चाहेगा। लेकिन बड़ा कौन सा फोर्स है? ये वाला बड़ा फोर्स है, जिसके कारण इसका इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो ओवरऑल किस डायरेक्शन में मूव करेगा? इस डायरेक्शन में। और किस फोर्स से करेगा? 10 फोर्स, 10 से। 10 तो खत्म, टोटल ये 20 था, 20 में से 10 जो है वो ख़त्म हो गया इस वाले फोर्स के कारण। तो ओवरऑल ये किस फोर्स से मूव करेगा? 10 के साथ। किस डायरेक्शन में करेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर फोर्सेस। ग्रेटर फोर्स इधर को लग रहा था, इसी कारण जो ऑब्जेक्ट होगा वो भी इसी डायरेक्शन में मूव करेगा। या फिर आप इसे ये भी कह सकते हो कि जब हम अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस लगाते हैं तो वो दोनों एक दूसरे के साथ माइनस होती हैं, जिसके कारण जो है
जितनी माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचेगी वो हमारा इफेक्टिव फोर्सेस होता है। पहले केस में हमारे पास क्या था, दोनों इक्वल थे। फॉर एग्जांपल दोनों 10-10 होंगे तो माइनस करके 0 हो जाएगा, जिसके कारण ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता था। लेकिन यहाँ पे दोनों इक्वल नहीं है तो 20 में से जब 10 माइनस करेंगे तो हमारा 10 बच जाएगा, जिसके कारण जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो 10 ऑब्जेक्ट पे हमारे पे 10 फोर्स जो है वो वर्क करेगा, जो कि उसे मूव करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। जैसे ये हमारे पास एक पिक्चर है, इसमें ये बैलेंस फोर्स है। जितना पर्सन ये लगा रहा है फोर्स, उतना ही ये पर्सन फोर्स लगा रहा है, जिसके कारण ये दोनों जो है एक ही जगह पे रहेंगे। ये जो रोप है ये मूव नहीं करेगी, स्टेडी रहेगी। इफ़ द फोर्स इज अप्लाइड बाय द पर्सन ऑन द साइड इज सेम और इक्वल, द रोप विल नॉट मूव। अगर ये दोनों सेम फोर्स लगाएंगे तो जो हमारी रोप है वो मूव नहीं करेगी। ये सारे बैलेंस फोर्सेस के एग्जांपल्स हैं हमारे पास। जब हम चेयर पे बैठते हैं तो जितना फोर्स हम चेयर पे नीचे की तरफ लगाते हैं उतना ही फोर्स धरती ऊपर की तरफ चेयर पे लगाती है। अगर हम इस ट्रक पे, इस टॉय पे एक फोर्स इधर से लगाएंगे और एक फोर्स इधर से लगाएंगे, और अगर ये दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे तो ट्रक जो है वो मूव नहीं करेगा, वो वहीं पे खड़ा रहेगा जहाँ पे वो खड़ा हुआ है। जब हम चलते हैं तब हम अपने पैरों से वेट नीचे की तरफ डालते हैं और उतना ही फोर्स धरती हमारे ऊपर लगाती है, अर्थ हमारे ऊपर लगाती है। ये सारे एग्जांपल्स जो हैं ये बैलेंस्ड फोर्सेस के एग्जांपल्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास अनबैलेंस्ड फोर्सेस। इसमें जो है फोर्सेस इक्वल नहीं है। ये वाला पर्सन जो है ये ज़्यादा फोर्स लगा रहा है एज़ कम्पेयर टू दिस वाले पर्सन के, और यहाँ पे 4 न्यूटन फोर्स इधर लग रहा है, 4 न्यूटन फोर्स इधर लग रहा है। मीन्स 4 न्यूटन के 2 फोर्सेस लग रहे हैं इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और 3 न्यूटन का एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में। मीन्स जब हम सबको करेंगे 4 + 4 आ जाएगा हमारे पास 8, 4 + 4 8। इस डायरेक्शन में 8 लग रहा है, इस डायरेक्शन में 3 लग रहा है, तो 8 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करेगा किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। किस फोर्स के साथ, 5 फोर्स के साथ। तो अनबैलेंस फोर्सेज में हमें माइनस करने होते हैं दोनों फोर्स, और फोर्स ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव करेगा, जिस डायरेक्शन का फोर्स बड़ा होगा। और मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, दोनों फोर्सेस को माइनस करके हम पता कर सकते हैं कि किस फोर्स के साथ ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करेगा। ये सभी भी जो है अनबैलेंस फोर्सेस के एग्जांपल्स हैं। जैसे कि ये बॉक्स पे 2 फोर्सेस लग रहे हैं, एक तरफ 20 का लग रहा है, एक तरफ 10 का लग रहा है। तो ग्रेटर फोर्सेस कौन सा, 20 का, वो किधर को लग रहा है, इधर को लग रहा है। मीन्स ऑब्जेक्ट जो है वो किधर को मूव करेगा, इधर को मूव करेगा। ये कौन सी डायरेक्शन है, ये लेफ़्ट डायरेक्शन है, इसीलिए जो ये है बॉक्स है वो लेफ़्ट की तरफ मूव करेगा। अब ये 2 हॉर्सेज आपस में बंधे हुए हैं। ऊपर लिखा है कि डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट, मीन्स इधर को ये मूव कर रहे हैं। अगर दोनों घोड़े इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो मीन्स जो ये वाला घोड़ा फोर्स लगा रहा है वो फोर्स बड़ा है, ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू दिस वाले के, जिससे हम कह सकते हैं कि ये वाला जो घोड़ा है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू फर्स्ट वन, तभी ये इसको खींच रहा है। तो हॉर्स 2 इज़ मोर स्ट्रोंगर, इसलिए ये ज़्यादा फोर्स लगा रहा है और इसकी जो दोनों की मोशन है वो इस डायरेक्शन में है। नेक्स्ट यहाँ पे ये बंदा है, इसको यहाँ पे 2 पर्सन्स खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो है किस तरफ जाएगा, जिस तरफ से फोर्स ज़्यादा लगेगा। अगर ये फोर्स ज़्यादा फोर्स के साथ इसे खींचेगा तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा, अगर ये इसको ज़्यादा फोर्स से खींचेगा तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा। तो इस बंदे की जो डायरेक्शन है इस बात पे डिपेंड करेगी कि कौन इसको ज़्यादा फोर्स से खींच रहा है। ये हमारे पास बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस के और एग्जांपल्स हैं। जैसे इस रोप को 300 फोर्सेस के साथ इधर खींच रहे हैं और 300 के साथ इधर खींच रहे हैं, इसलिए दोनों फोर्सेस इक्वल है, बैलेंस फोर्सेस है। तो ये रस्सी जो है वो बिल्कुल भी हिलेगी नहीं, ये एक बैलेंस फोर्स होगा। अब नीचे यहाँ पे इस साइड में 400 लग रहा है और इस साइड में 300 लग रहा है। मींस मूवमेंट किधर को होगी, रस्सी जो है वो इधर को मूव करेगी, क्योंकि इस तरफ का जो फोर्स है 400 वो बड़ा होगा। और किसके साथ, कितने मैग्नीट्यूड के साथ मूव करेगी, 400 - 300 बचेगा हमारे पास 100।
तो 400 में से 300 माइनस करेंगे तो 100 आएगा हमारे पास। वो एक अनबैलेंस्ड फोर्स है। मूवमेंट किस तरफ होगी? जिस तरफ 400 वाला लग रहा है, 400 वाला इस डायरेक्शन में लग रहा है तो हमारी मूवमेंट भी इसी डायरेक्शन में होगी। कैलकुलेशन कैसे करते हैं नेट फोर्सेज की? हमें क्या करना है, एक डायरेक्शन में हम नेगेटिव लेते हैं, एक डायरेक्शन में हम पॉजिटिव लेते हैं। जैसे इस डायरेक्शन में हम पॉजिटिव ले रहे हैं और इस डायरेक्शन में हम नेगेटिव ले रहे हैं। जब भी इस डायरेक्शन का फोर्स लेना है तो उसे पॉजिटिव लेना है, जब इस डायरेक्शन का फोर्स लेना है तो उसे नेगेटिव लेना है और उनको ऐड करेंगे तो हमारे पास 100 आ जाएगा। उसके बाद है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ये क्या कहता है? ये कहता है एन ऑब्जेक्ट रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपाइल्ड टू चेंज द स्टेट बाय एन एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स। इसका मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहेगा जब तक कि उस पर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे ही पड़ा हुआ है तो वो ऐसे ही पड़ा रहेगा जब तक कि हम उस पर कोई फोर्स लगा के उसे हटाते नहीं हैं। अगर टेबल पे बुक पड़ी है तो वो बुक ऐसे ही पड़ी रहेगी जब तक कि हम उस बुक पे कोई फोर्स लगा के उसे हिलाएंगे नहीं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन क्या कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहेगा तब तक जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। एक्सटर्नल फोर्स मीन्स कि उस पर हम अपनी तरफ से कोई फोर्स नहीं लगाएंगे, तब तक वो उसी स्टेट में रहेगा जिस स्टेट में वो है। अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में रहेगा। तो फर्स्ट लॉ यही कहता है कि कोई ऑब्जेक्ट तब तक उसी स्टेट में रहता है जिस स्टेट में वो है जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती। जब उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स हम लगाएंगे तभी वो अपनी स्टेट को चेंज करेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यहाँ पे इस पिक्चर में हम क्या देख रहे हैं? इस वाली पिक्चर में एक लेडी जो है खड़ी हुई है और बॉल को बोल रही है कि मूव। इसके बोलने से ये बॉल जो है ये मूव नहीं करेगी। कब तक नहीं करेगी? जब तक ये इस स्टिक से इस पे फोर्स नहीं लगाएगी। जब तक कि ये स्टिक से बॉल पे स्ट्राइक नहीं करेगी, फोर्स नहीं लगाएगी, तब तक जो है बॉल मूव नहीं करेगी। ओनली फोर्स हैज़ द एबिलिटी टू चेंज। जब ये स्टिक जो है इस पर आके फोर्स अप्लाई करेगी तभी जो है वो बॉल जो है वो मूव करना शुरू करेगी। और किस डायरेक्शन में करेगी? जिस भी डायरेक्शन में ये जो स्टिक है इस पर फोर्स अप्लाई करेगी। एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल स्टे एट रेस्ट एंड एन ऑब्जेक्ट इन द मोशन विल कंटिन्यू इन द मोशन विद द सेम स्पीड एंड डायरेक्शन अनलेस एक्टेड बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन में ही रहेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा जब तक कि हम उस पर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे। यहाँ पे ये बॉल जो है वो रेस्ट पे पड़ी है। एन ऑब्जेक्ट इज रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट। ये बॉल ऐसे ही पड़े रहेगी जब तक कि हम इस पर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे। फिर यहाँ पे हमने अपने पैर से इसे किक किया और इस पर फोर्स लगाया अनलेस एक्टेड बाय एन अनबैलेंस फोर्स। हमने इस बॉल पे एक फोर्स लगाया, अब ये बॉल जो है ये मूव करना शुरू कर दिया। पहले ये रेस्ट में थी तो ये रेस्ट में ही पड़ी रही जब तक कि हमने इसे अपने पैर से किक नहीं किया। हमने पैर से उसे फोर्स लगाया जिससे ये बॉल मूव करना शुरू कर दिया। अब ये बॉल जो है ये मोशन में चली गई है और ये तब तक मोशन में रहेगी जब तक कि हम इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं करेगा। एन ऑब्जेक्ट इन द मोशन विल कंटिन्यू विद कांस्टेंट स्पीड एंड डायरेक्शन अनलेस एक्टेड बाय एन अनबैलेंस फोर्स। ये बॉल रुकेगी कहाँ? अपने नेट में जाके रुकेगी। नेट क्या करेगा? नेट इसे रोकने के लिए एक फोर्स लगाएगा उसके मोशन की उल्टी डायरेक्शन में, जिसके कारण ये रुक जाएगी। तो पहले ये रेस्ट में थी, ऐसे ही पड़ी रही, रेस्ट में ही पड़ी रही जब तक कि हमने इस पर फोर्स नहीं लगाया। फिर हमने इसे अपने पैर से फोर्स लगाया और ये मूव करने लगी और ये मोशन में ही रहेगी जब तक कि इसे ये नेट जो है ये रोक नहीं लेगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट तब तक अपनी उसी स्टेट में रहता है जब तक कि हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ है उसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं
मीन्स कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अपने स्टेट में ही रहता है। एवरी ऑब्जेक्ट कंटिन्यू इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एट द कांस्टेंट स्पीड अनलेस इट इज कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय द फोर्सेस एक्सर्टेड अपॉन इट। वो उसी स्टेट में रहता है जब तक कि उस पर कोई फोर्स नहीं लगता है। An object will not change its motion unless acted by an unbalanced force. If it is at rest, it will stay at the rest. अगर ये रेस्ट पे है तो वो रेस्ट में ही रहेगा। If it is in the motion, it will remain in the motion with the same velocity. Object with a greater mass have the more inertia. Object जितना बड़ा होगा उसका inertia उतना ही ज़्यादा होगा। मीन्स उसको मूव करने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होगी। ये 300 किलो की बॉल है और ये 30 किलो की बॉल है, किसे धकेलना ज़्यादा आसान होगा? 30 किलो वाली बॉल को धकेलना ज़्यादा आसान होगा क्योंकि वो छोटी है, उस पर हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा। ये 300 किलो की बॉल है, इसको मूव करना बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि इसे मूव करने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, ग्रेटर द मास मोर इनर्शिया एंड मोर फोर्स रिक्वायर्ड। जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा और उतना ही हमें ज़्यादा फोर्स लगेगा उसको मूव करने के लिए। जितना ज़्यादा इनर्शिया होता है उतना ही हमें ज़्यादा फोर्स चाहिए होता है और जितना ज़्यादा मास होता है उतना ही ज़्यादा इनर्शिया होता है। यहाँ पे बॉल 30 किलो की है, इसको हम आसानी से हिला सकते हैं एज़ कम्पेयर टू 300 वाली कि अगर 3 किलो की एक छोटी सी बॉल होती तो उसे और भी आसानी से हम हिला सकते थे। तो आज के लिए बस इतने ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।